हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, ये है अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी और ये है अपना साइंस अपन कंप्लीट कर रहे थे। 2 चैप्टर अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। यानी पेड़ों के रेशे होते हैं, जो रेशम कीट पालन करते हैं, उनके तंतु से कैसे रेशे बनते हैं और किस प्रकार से वस्त्र अपन बनाते हैं, वो सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अपनी क्लास 6 है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक साइंस है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं, मैं बस वैसे ही कंप्लीट करा रहा हूँ कि बाई चांस कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए इस चीज़ को रिवीजन करने की या रिवाइज करने की, तो आप इनको फटाफट से रिवाइज कर सके। मेरा सिर्फ वही उद्देश्य है, क्योंकि इन चैप्टर्स में समझाने के लिए कुछ इतना खास बना हुआ नहीं है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ कृत्रिम हैं। उनके पास ऊनी मफलर भी था, शाल भी था। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। फिर पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। फिर कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखने का आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी दस्तर आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्रों से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप इन वस्त्रों को भी कुछ की पहचान कर सकते हैं? यानी ये तो हो गया अपने इस चैप्टर का प्रारूप कि अपन इस चैप्टर में किस किस वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे या कौन कौन से प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। वो तो हो गया अपना यहाँ पर प्रारूप कंप्लीट। अब बात करते हैं, यहाँ पर अपना पहला पॉइंट है वस्त्रों में विविधता, यानी वस्त्रों के अंदर कितने प्रकार की या किस प्रकार की विविधताएं अपने को देखने को मिलती हैं, उस सब के बारे में अपन जानेंगे। तो यहाँ पर क्रियाकलाप बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आप दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई, तो दर्जी सिलाई करता है तो कपड़ों को काटता है, फिर जो उनकी कतरन बच जाती है उनको एकत्रित करना है। फिर जो बची हुई कतरन उनको हाथ लगा कर देखना है, यानी छू कर देखना है और अनुभव करना है कि वो वस्त्र सूती है, रेशमी है, ऊनी है, कृत्रिम है या किस प्रकार का वस्त्र है। तो आप इस क्रियाकलाप में वो बताया गया है। फिर क्रियाकलाप 2 है। क्रियाकलाप 2 में क्या बताया गया है कि सूती कपड़ा लेना है, उसका टुकड़ा लीजिए और इसके सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। यानी जैसे अपन कतरन काटते हैं तो कुछ जो ढीले धागे होते हैं ना बाहर निकल आते हैं, वो उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए। और फिर बताया गया है कि उसे बाहर से खींचिए, और बाहर से खींचने पर अपन देखेंगे तो वो धागे हैं वो एकदम सूती कपड़े से एकदम से अलग होना लग जाता है। और जैसे अपन उसको खींचते जाएंगे उस सूती वस्त्र से वो धागे बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना क्रियाकलाप 2। फिर अपन बात करते हैं तंतु की। तंतु में क्या है कि वही सूती कपड़ा बताया गया है कि किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए और इस टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े से एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और तागे के दूसरे सिरे को इसके लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दिखाए गए अनुसार अपने नाखून से खरोंचे। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया, यानी जो धागा था पहले में तो अपने को वस्त्रों का अवलोकन करना था, दूसरे क्रियाकलाप में उन वस्त्रों से धागे अलग करने थे, तीसरे में क्या बताया गया है कि धागा है उसको पकड़िए और उसको अपने नाखून से कुरेचिए। नाखून से कुरेचने के बाद अपन देखते हैं कि जो धागा होता है उसमें कुछ खुरदरापन आ जाता है, यानी जो उसके रेशे होते हैं वो भी अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बताया गया है कि सुई में धागे को पिरोने के लिए डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा कि कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है और ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। यानी तंतु किन्हें कहते हैं? जो धागा पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है उन पतली लड़ियों को तंतु बोला जाता है। वस्त्र धागा या धागों से मिलकर बने होते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर
बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं और इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी जो तंतु यानी जो धागे हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक तंतु। और वहीं रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन अथवा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक तंतु की बात कर रहे हैं। फिर है कि हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी कृत्रिम तंतु कहते हैं। यानी कृत्रिम तंतु क्या हो गए? जिनका निर्माण जंतुओं और पादपों से नहीं होता बल्कि कृत्रिम रूप से रासायनिक पदार्थों को मिलाकर होता है, तो उसे बोला जाता है संश्लिष्ट तंतु। और पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। यानी जो कृत्रिम तंतु है उनके उदाहरण हो गए पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलिक हो गया। ये अपने कुछ उदाहरण हो गए। अब अपन बात करते हैं कुछ पादप तंतुओं की। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं रुई की। रुई कहाँ से प्राप्त होती है? कि क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग कर मिलाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया होगा? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख सकते हैं कपास के तंतुओं से मिलकर बनी होती है। रुई कहाँ से आती है? रुई अपने खेतों में उगाया जाता है। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ पर मृदा काली होती है और जलवायु उष्ण होती है, यानी शुष्क होती है। क्या आप कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? ये आपको बताना है कमेंट में। फिर कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू के मापक होते हैं। जो नींबू के माप की होती हैं कपास की, वो होती हैं जिनसे अपन कपास निकालते हैं। और पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूल यानी रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। यानी जैसे आपने भी देखा होगा गांव में भी कपास का उत्पादन किया जाता है, वहीं से अपने को रुई प्राप्त होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक चीज़ है नहीं। देखो ये होते हैं कपास के पेड़, इस प्रकार से कपास निकलकर बाहर आ जाती है। फिर बात करते हैं कि साधारणतः इन कपास बॉलों में कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी इनको हाथ की अंगुलियों से निकालते हैं और इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। यानी कंकतन इस प्रकार का एक अपने पास बोले की वस्तु होता है, साधन होता है, जिससे कपास के बीजों से अपन कपास अलग कर लेते हैं, जिसको अपन बिनोले भी कहते हैं, जो पशुओं को अपन गर्म करके उबाल के पशुओं को खिलाते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनें का उपयोग भी किया जाता है। अब बात करते हैं जूट की, जिसको अपन पटसन भी बोलते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी मानसून के टाइम में होती है। भारत में पटसन को प्रथम रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं और ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतु से पृथक कर लिया जाता है। जैसे ही फल अपनी फसल पक जाएगी उसके बाद काट कर इसके तनों को अपन पानी में डुबो कर रख देंगे और बहुत दिनों के बाद जब ये नरम हो जाते हैं तो उनको ओट कर हाथों से अलग करके तंतुओं में अलग अलग कर लिया जाता है। फिर है कि वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। और ऐसा किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो ये तंतु होते हैं इनसे धागा किस प्रकार बनता है वो अपन अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सूती तागे की कताई। अब सूती धागे की कताई कैसे करते हैं, वहाँ पर एक क्रियाकलाप बताया गया है। इसमें है कि एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए तथा दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचे तथा रेशों को लगातार 8 रहिए। चित्र 3.9 में बताया गया है। इस प्रकार जैसे बाहर खींचता रहना है और उनको ऐसे गोल गोल घुमाते भी रहना है। फिर रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है।
कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति भी है चरखा। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी और उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने अथवा ब्रिटेन से की मिलों से बने वस्त्रों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा था कि जो अपने देश में कपड़े बनते हैं आप उन्हीं को पहनिए, ब्रिटेन से आए कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं पहनना है, उनका बहिष्कार करना है। अब बात करते हैं कि तागे से वस्त्र किस प्रकार बनते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें से दो प्रमुख हैं, बुनाई और बंधाई। बुनाई की बात करें तो बुनाई में है कि इसमें बताया गया है कि क्रियाकलाप दो में आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है उससे मिलकर बने होते हैं, और तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज कुछ पट्टियों को चुनने का प्रयास करते हैं। यानी जो तागे के दो सेट होते हैं उनको आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग भी कहते हैं। ये क्रियाकलाप है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये कोई मतलब का है नहीं। अब अपन बात करते हैं कि एक विशेष प्रकार की बुनाई की। क्या आपने कभी ध्यान दिया होगा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई यानी निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है। जब आप ऐसा करते हैं तो एकल धागा खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। जैसे अपना जुराब होती है या मोजा होता है, ऊपर उसका एक धागा निकल आता है, तो उस धागे को पकड़कर खींचने से अपन जैसे ही खींचते जाएंगे वैसे वैसे पूरा का पूरा धागा निकल आएगा और वो जुराब एकदम से यानी मोजा है वो एकदम से बिखर जाएगा। फिर बताया गया है कि वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले की कि वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी जो पहले प्रारंभ में जो चीज़ें थी वो छाल यानी वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतुओं की चमड़े और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। यानी पत्तों से जो अपने जंतुओं की चमड़े की जो खाल होती थी उससे अपने को ढककर रखते थे। फिर बताया गया है कि कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ व डालियाँ टोकरी बनाना सीखा। यानी जो पतली पतली घास की जो रेशे होते हैं उनको चुग चुग कर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाना सीखा। लताओं यानी बेलों, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई और इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। फिर बात करते हैं कि उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को या वस्त्रों को आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े भी तैयार कर लिए और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों अथवा पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर हो गया ये अपना चैप्टर नंबर 3 था जो कंप्लीट। अब कुछ सारांश की बात देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें पढ़ा है कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशम, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनता है जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम यानी संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और तागों की बुनाई दो प्रकार से होती है जिनसे वस्त्र बनता है। तो ये अपना चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, या हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या चीज़ अच्छी लगी, किस जगह हम अब शुरुआत यानी किस जगह हम आपको ज़्यादा प्रॉपर इम्प्रूव कर सकते हैं, किस जगह पर कमी है, किस जगह पर
इम्प्रूव करने की आवश्यकता है वो चीज़ आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम की बात करते हैं। टेलीग्राम है अपना @संकलन क्लासेज, जिसमें S कैपिटल है, C कैपिटल है। ये आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से हिंदी में अपने चैनल का नाम मिल जाएगा। यहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। वीडियो की PDF भी मिलेगी और आपको नोटिफिकेशन भी ज़रूर से यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही अपन वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।